हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डान न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 160 क्लास के अंदर। एंड टुडे इज 14th मार्च 2026। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनकी हम डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे डान न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, केपीके के हैं, पंजाब के हैं, तो वो जो है अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं थ्रू नोट्स मेकिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर हम नोट्स मेकिंग किस तरह करें, तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो यहाँ पर आप डेली बेसिस के ऊपर एक अपनी नोटबुक ले लें, अपने टॉपिक्स को यहाँ पर सेग्रीगेट करके लिख लें और जो भी हम इधर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो भी रूट कॉजेज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की, या कोई रेमेडीज़ हैं या कोई सजेशंस हैं, तो आप डेली बेसिस के ऊपर जो है अपने टॉपिक के नीचे जो है ऐड करते जाए। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी के रिलेटेड टॉपिक है तो अगर हम कोई इधर इंपॉर्टेंट स्टैट्स को डिस्कस करते हैं, कोई रेमेडीज़ हैं, कोई सजेशंस हैं, तो वो आप ऐड करते जाए और साथ साथ डेट लाजमी डालते जाए। इस तरह जो है आपके कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कौन से पेपर में आ सकता है, तो देखिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, आईआर और आपका एसए का पेपर। तो ये इसके लिए जो है आप यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर अपना मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए अभी से सिर्फ जो है ना आप 1 घंटा एवरेज डेली बेसिस के ऊपर, हमारा लेक्चर कभी 40 to 50 मिनट्स का होता है, कभी 1 घंटे के ऊपर कभी कभार चले जाता है। एवरेज अगर देखा जाए आप 1 घंटा हमें दें डेली बेसिस के ऊपर, आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहां पर वेस्ट नहीं जाएगा आपका। डेली बेसिस करो, जस्ट आप 1 घंटा हमें दें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जितना भी आईआर है और ऐसे के रिलेटेड जो हमारी इधर डिस्कशन हो रही है ना, आप उसको जस्ट कवर करते जाए। एस्पिरेंट्स मैं यहां पर जो है ना बड़ी क्लैरिटी के साथ एक चीजें कहना चाहता हूं कि बाद में जो आप यहां पर करंट अफेयर की बुकें ढूंढते फिरेंगे, फिर आपने यहां पर जो है आजकल जो नोट्स मिल रहे हैं फिर वो आप ढूंढते फिरेंगे, मैगजीन्स ढूंढते फिरेंगे, तो उससे बेटर है सिर्फ आप 1 घंटा दें हमें और अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लें। अब ये करंट अफेयर की जो नोटबुक है ये आपके पाकिस्तान अफेयर में भी काम आएगी, आईआर में भी काम आएगी और आईआर के पेपर में भी काम आएगी। तो इसके अलावा दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बी पॉजिटिव और बी ऑनेस्ट होकर वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी किया करें। कोई क्वेश्चन है, कहीं पे समझ नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट करके लाजमी जो है वो पूछ लिया करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर से पहले हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। आज जो हमारे पास यहाँ रहने वाली है स्टेटमेंट, ये बेसिकली विल डोरांट की है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का एक जो है वो सिलसिला देखने को मिल रहा है 2026 के अंदर। तो हम जो है मोस्टली अगर देखा जाए तो पीस के रिलेटेड और वॉर के रिलेटेड जो है कोई स्टेटमेंट डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि चीजें जो है वो अभी वही चल रही है, तो आपको जरा समझाना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो देखा जाए तो स्टेटमेंट क्या है, यहां पर विल डोरांट क्या कहते हैं, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहता है कि वॉर इज द वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड इट हैज नॉट डिमिनिश्ड विद सिविलाइजेशन और डेमोक्रेसी। हिस्ट्री उठाकर देख लें, जंग हमेशा से आपको नजर आएगी। यहां पर कभी भी सिविलाइजेशन ने अपने साथ जो है वॉर को एंड नहीं किया कि एक सिविलाइजेशन एंड हुई है तो वॉर भी आपकी एंड होगी। चले सिविलाइजेशन को आप साइड पर रखें, डेमोक्रेसी जो मॉडल यहां पर अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, बाकी सारे प्रिंसिपल्स को साइड पर रखें। 3 चीजें आप यहां पर देखें, क्या था जी, डेमोक्रेसी की जस्टिस, पहली बात यही है। सेकंड क्या है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए फंडामेंटल राइट्स, यही बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सारी चीजें। बाकी प्रिंसिपल्स को साइड पर रखें, ये ओपिनियन है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब देखें सिविलाइजेशन इतनी गुजर चुकी है,
वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी देखने को मिली है, इस्लामिक सिविलाइजेशन भी देखने को मिली, ठीक है, बहुत सारी सिविलाइजेशन देखने को मिली, एंड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, लेकिन जंग आज भी जारी है, जंग आज भी लगी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना यहां पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मकसद क्या था जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? आज 160 प्लस कंट्रीज ने क्या किया, यहां पर डेमोक्रेसी का जो है मॉडल अपनाया हुआ है, डेमोक्रेटिक मॉडल जो है क्या किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। अब डेमोक्रेसी का जो अगर बोला जाए तो यह इंटरनल कंट्राडिक्शन भी हमें देखने को मिलता है। भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ना? ये तो नहीं कि गवर्नमेंट इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो अपनी स्टेट के अंदर है, बाकी किसी जो आप लोगों को कुछ अहमियत ही ना दें। फिर डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूनिवर्सल कहा जाता है ना, यूनिवर्सल ही कहा जाता है ना, तो भाई ये तो ट्रांसपेरेंसी है, ये तो जस्टिस है, ये तो रूल ऑफ लॉ है। अब दिखाएं वही डेमोक्रेसी जहां से हमें निकल कर आते हुए नजर आती है, और वही मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के जो लॉज बनाए गए क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हो क्या रहा है कि जो आपका मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, यूएन आपके सामने ही है, तो किस तरह यहां पर जो ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको कैसे एंड किया गया या कैसे चेंज किया जा रहा है? एंड हुआ नहीं है, एंड किया गया है या किया जा रहा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यही चीज है कि वॉर जो है ना, वॉर आजकल के दौर में वॉर स्टेट्स क्यों लड़ रही है आजकल के दौर में? सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट। क्या चीज है सबसे पहले इंपॉर्टेंट? नेशनल इंटरेस्ट। चाहे सामने वाली डेमोक्रेसी है, चाहे सामने वाला अथॉरिटेरियन रूल है, तो फिर डेमोक्रेसी का तो यहां पर ही जो है ना वो भांडा फूट गया भाई, जितनी सक्सेसफुल है। फिर एक चीज तो ये है। दूसरा, पावर के लिए। किस चीज के लिए? यहां पर पावर के लिए। थर्ड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले जो अगर देखा जाए ना, अगर रखा जाए यहां पर चीज को, रिसोर्सेस की खातर जो है आज वॉर लड़ी जा रही है। रिसोर्सेस सारी चीजें आपकी आ जाती है यहां पर। वेनेजुएला वाला केस सामने है, मिडिल ईस्ट का सामने है, ठीक है। अब जहां जहां पर भी आप देखेंगे तो आपको यहां पर एक ही वॉर देखने को मिलेगी, रिसोर्सेस को लेकर देखने को मिलेगी। उसके बाद यहां पर जो है वो पावर की खातर आप कह सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी की खातर कह सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की खातर कह सकते हैं, हेजमनी की खातर कह सकते हैं, डोमिनेंस की खातर कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर वही बात है ना कि वॉर जो है ना, वॉर वो कभी भी एंड नहीं हो सकती। जितनी देर ये इंसान जिंदा रहेंगे ना, ये वॉर नहीं खत्म हो सकती। बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे थ्योरीज हमें आते हुए नजर आई। लिबरलिज्म की भी बात की गई, रियलिज्म की भी बात की गई, आइडियलिज्म की भी बात की गई। चलो आइडियलिज्म तो एक जो है सोचते तो अच्छा भी ये काम होना चाहिए, हो ना हो प्रैक्टिकली वो अलग बात है। रियलिस्टिक ने क्या किया आपके सामने ही। आपको क्या लगता है जो यहां पर थ्योरीज अडॉप्ट की जाती है वो आपके फायदे के लिए की जाती हैं? ऐसा नहीं है। ये हमारी आईआर का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का और ग्लोबल पॉलिटिक्स से मेरी सीरीज स्टार्ट होने वाली, देन चीजें डिस्कस करेंगे, चीजों को खोल खोल कर आपके सामने रखेंगे कि बेसिकली क्या है, ठीक है। लेकिन बात और तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या है कि इंसान खत्म हो रहे हैं, सारी चीजें लेकर वॉर खत्म नहीं है। अब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर थोड़ी सी एग्जांपल ले लें। बहुत सारी चीजें मेरा दिल करता है यहां पर खड़े होकर आपको बता दूं, लेकिन फिर भी हमें अपना लेक्चर भी कवर करना है। एक इंपॉर्टेंट ले लें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर हम जो है ना लाजमी उसको डिस्कस करते हैं, लाजमी ऐड करते हैं। सिविल सर्विस का एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए एक वॉर से कम नहीं है। क्या है? एक वॉर से कम नहीं है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए वॉर से कम नहीं है, क्योंकि उसके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। वो उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज लगा के बैठा हुआ है, अपना टाइम दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहां पर? टाइम, एंड टाइम इज मनी जो वो दे रहा है। आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी, ठीक है। तो अब क्या है कि अपना टाइम भी दे रहा है, पैसे भी लगा रहा है,
फिजिकल भी पूरा इन्वॉल्व है उसके साथ, ब्रेन भी खर्च कर रहा है, सारी चीजें हैं, टूल जो जो वो यूज कर रहा है सब कर रहा है। क्या है कि एक जंग जीतने के लिए, सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप पास कर लेंगे तो क्या ये जंग, ये वॉर खत्म हो जाएगी? आप बताएं, नहीं होगी ना। और एस्पिरेंट्स आते जाएंगे, इसी सिविल सर्विस एग्जाम को देते जाएंगे। ये सिविल सर्विस एग्जाम यहां पर एंड होने वाले नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है फ्यूचर किसने दिया, प्रेडिक्शन किसने किया, लेकिन अब फिलहाल तो यही चीजें चल रही है ना। ये वॉर ऐसी है कि ये खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि एस्पिरेंट्स के लिए सिविल सर्विस एग्जाम एक वॉर से कम भी नहीं है। अब इसमें होता है क्या है, हम बात कर रहे थे नेशनल इंटरेस्ट की बात की हमने, पावर की बात की हमने, और रिसोर्सेस की बात की। एस्पिरेंट्स क्यों आते हैं यहां पर, क्यों आते हैं भाई? उनको अच्छा रैंक चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो उनको चाहिए। तो वो इसलिए फिर क्या आता है यहां पर सिविल सर्विस के, भाई सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे। पावर की बात है, ताकत है, दबदबा है सोसाइटी के अंदर, सारी चीजें। आजकल तो मीडिया का दौर है, आज वो चीजें नजर ही नहीं आती, कम हो गई, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वॉर चाहे जिंदगी की है, चाहे स्टेट की है, चाहे दुनिया के ऊपर है, ये वॉर्स खत्म होने वाली नहीं है, ये ऐसे ही जारी रहेंगी। सिविलाइजेशन आ जाए, चाहे डेमोक्रेसी आ जाए, चाहे कोई अथॉरिटेरियन रूल आ जाए, ये वॉर ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। कोई भी सिविलाइजेशन आ जाए, वेस्टर्न आ जाए, इस्लामिक आ जाए, कोई भी आ जाए, ये रहेंगी, ठीक है। अब इस्लामिक के बारे देख ले, यहां पर क्या हुआ यमन के अंदर, कौन लड़ रहे हैं आपस में, चलो यही बता दे आप, कौन लड़ रहे हैं? तो वॉर एंड हुई? वॉर एंड नहीं होगी। तो आपका टाइम काफी ले लेते, लेकिन यह है कि आपको चीजें समझाना पड़ती है डियर एस्पिरेंट्स। चलो आप डिस्कस करते हैं, हम यहां पर हमारे इंपोर्टेड ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि वॉर के रिलेटेड जो है ऑलरेडी हम बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं डेली बेसिस के ऊपर, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस तरह जो है ना फिर ओल्ड स्टूडेंट सर आप रिपीट कर रहे हैं चीजों को, आप आगे खत्म किया करें चीजों को जल्दी से जल्द। देखें जो न्यू एस्पिरेंट्स सर है उनको पता हो कि हम डेली बेसिस के ऊपर चीजों को कवर कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुद्दा एक ही होता है, लेकिन उसके तो अंदर जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स आ रही होती हैं, जो न्यू अपडेट्स आ रही होती है, उनको हम डेली बेसिस के ऊपर कवर कर रहे होते हैं। अब क्या होगा कि जब आप नोट्स मेकिंग करते हैं तो अपने टॉपिक अगर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का बनाया हुआ है, तो अब जो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर एक डेवलपमेंट आ जाती है, एक न्यू अपडेट आती है, तो वो क्या होता है नीचे ऐड कर ली जाती है। तो इससे क्या होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक बन जाता है, बजाय इसके कि आप बाद में रिसर्च आर्टिकल ढूंढते फिरे, मैगजीन्स ढूंढते फिरे, जिसके अंदर फुली फैक्ट्स एंड फिगर दिए भी होते नहीं होते। क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो जो पढ़ के बैठा हुआ है, करंट अफेयर का पेपर चेक कर रहा है या पाकिस्तान अफेयर का, तो आपको क्या लगता है उसने वो एक जस्ट मैगजीन पढ़ा हुआ है? बस वो डेली बेसिस के ऊपर न्यूज को पढ़ता है, डेली बेसिस के ऊपर उसको पता है कि मैंने एग्जाम चेक करना, पेपर जितने भी चेक कर रहे हैं भाई उसको सारा ही पता होता है, टच होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका बड़ा कह ले को एक्सपीरियंस होता है, 25-30 साल उसका एक्सपीरियंस रहेगा, 20 साल रहेगा, ठीक है। तो वो पेपर आपको क्या लगता है कि आप जो है वो डेली बेसिस को एक मैगजीन पढ़ने के बाद आप एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? आप जितना मर्जी स्मार्ट हो ले, तो फिर 100 क्यों नहीं आते? अगर इतने स्मार्टनेस नजर आती है तो क्यों हमारे वही 60 हमारे 50 मार्क्स आ रहे होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड भी होते हैं, एलोकेशन में जाकर एक एक नंबर की खातर फाइट हो रही होती है। अब एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं, सीट्स कम है वहां पर। तो मैं अभी से चीज क्लियर कर दूं, अब सीएसएस को पास करना बड़ी बात नहीं है, एलोकेशन लेना बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता रहा हूं कि सीएसएस के एलोकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन माने आप रिटन क्वालिफाई करने के बाद अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अगर हकीकत को सामने रखा जाए 200 सीट है, 300 तो नहीं हो सकते ना, 100 तो जाएंगे, इसमें ड्रॉप होंगे ही होंगे। तो वहां पर फिर जो है ना आपकी एलोकेशन कॉम्प्रोमाइज होती है। और आप, मैं बात कर रहा था यहां पर आप रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद और जब आपका इंटरव्यू में रह जाते हैं ना, जो वो आपको यहां पर पेन होती है ना, तो वो आपका रिटर्न फेल होने ऊपर भी नहीं होती, जितनी आपकी एलोकेशन कॉम्प्रोमाइज होने पर आपको जो है पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती। ये गट फीलिंग्स है एस्पिरेंट्स की अंदर से,
कि कैसे पेन, उस पेन को बर्दाश्त करता है कि इतनी जो है वो पास कर लिया उसने, सब कुछ कर लिया और एलोकेशन नहीं हुई भाई, इंटरव्यू में रह गया, ड्रॉप हो गया। ठीक है, वो जंग लड़ते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, बड़ी है उनके अंदर, वो भी एक कह ले के हौसला रहता है फिर भी, लेकिन एक बार हौसला टूट जाता है, कोई जितना मर्जी मजबूत इंसान हो। ठीक है, तो टाइम काफी हो जाता है, फिर वही बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजें आपको बताना पड़ती हैं, डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग लाजमी करें। मैं बात कर रहा था यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का, तो हम डेली ऐड नहीं कर रहे क्योंकि मुद्दा एक ही रहता है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है हम कवर कर रहे हैं। आज हमारे पास जो इंपोर्टेंट आर्टिकल रहने वाले, सबसे पहले इशरत हुसैन साहब की, कौन से यहां पर इशरत हुसैन साहब क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डीलिंग विद वल्नरेबिलिटीज, गल्फ क्राइसिस एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। इशरत हुसैन साहब के नाम रिसेंटली जो है ना जितने भी है, क्योंकि इशरत हुसैन साहब जो है ना वो इकोनॉमी के रिलेटेड लिखते हैं, कहीं ना कहीं पे हमें कोई सजेशन अच्छी मिल जाती है, रेमेडीज मिल जाती हैं, रूट कॉजेस क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस के वो मिल जाते हैं। तो आप अथेंटिक जो है ना, अथेंटिक नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो इकोनॉमी के रिलेटेड जो है आप यहां पर कर सकते हैं इशरत हुसैन साहब, क्योंकि स्पेशली जो अगर हम रेफरेंस भी कहीं पे दे रहे होते हैं ना, तो इशरत हुसैन साहब को लाजमी हम जो है डिस्कस करते हैं, लाजमी उनका रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इकोनॉमी का पेपर हो और इकोनॉमी का जो क्वेश्चन हो और आप इशरत हुसैन साहब को यहां पर कोट ना करें तो फिर जो है ना वो कह लें कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट ही रहता है। चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे ऐड कर रहे हैं, नो डाउट आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले, इसके अंदर जो मेन है ना स्टेप वे फॉरवर्ड्स वो इंपॉर्टेंट है, रेमेडीज वो आप लाजमी नोट डाउन करिएगा। सेकंड है चाइनीज डिप्लोमेसी, रीजनल स्टेबिलिटी एंड चाइनाज मेडिएशन एफर्ट्स। ये अभी हम रिसेंटली हमने डिस्कस किया था न्यूज आर्टिकल्स, अब इसकी ओपिनियन आर्टिकल है। बेसिकली चाइना के क्या इंटरेस्ट है भाई, वो क्यों चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में यहां पर मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखेंगे। थर्ड नंबर पर है यूएसए प्रॉप पुट्स पाकिस्तान ट्रेड अंडर स्क्रूटनी, की टेकअवेज फॉर पॉलिसी मेकर्स, इस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हमने रिसेंटली क्या किया था यहां पर, ट्रेड एक्ट 1974 यूएसए का, वो हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर आज जो हमारी न्यू डेवलपमेंट है, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा कर चुके हैं। आज जो डेवलपमेंट है इसके अंदर पाकिस्तान का भी कहा जा रहा है कि नाम है, इसको भी जो है इसकी भी सिक्योरिटी यहां पर होगी। अब ये मोर देन 60 कंट्रीज हैं जो यूएसए की तरफ से, मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह यहां पर ट्रंप के ऊपर जो है वो कह लेंगे भाई, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट का साहब ने क्या किया, यहां पर जो टैरिफ्स लगाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट किया, यहां पर जो भी प्रपोजल वगैरह, भैया आप तो ये क्या कर रहे हो यहां पर। तो ये भी हम लास्ट टाइम जो है ना न्यूज आर्टिकल थी या हमारे ओपिनियन आर्टिकल थी या कोई एडिटोरियल आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में भी क्या थी। आज भी इसको हम थोड़ा सा टच देंगे कि यहां पर क्या अभी जो है वो कहा जा रहा है कि ट्रेड एक्ट 1974 के अंदर क्या होने वाला है, पाकिस्तान भी शामिल है इसके अंदर। फोर्थ नंबर पर है नेटो ट्रेन्स एंड आर्किटेक्ट सेंडिंग सिग्नल टू रशिया, आर्किटेक्ट डायनामिक्स नेटोज कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये टॉपिक। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, अगर दुनिया के अंदर आज मिडिल ईस्ट वाला मामला ना होता या कहीं पे और वॉर्स ना होती तो हमें जो यहां पर वॉर देखने को मिलती ना, वो आपको आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर देखने को मिलती, जहां पर एक तरफ तो हमें यहां पर 8 कंट्रीज नजर आते हैं एक साइड पर, और एक कंट्री एक साइड पर नजर आता है रशिया, सबसे बड़ा जो यहां पर कंपेटिटर नजर आ रहा है। अब ग्रीनलैंड वाला मामला क्यों था यहां पर, इसके ऊपर मेरे कंप्लीट लेक्चर्स आए हुए, एनालिसिस आया हुआ, आप ले सकते हो। आर्किटेक्ट सर्कल को मैंने पूरा कवर किया हुआ, वो आप मेरा लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस स्टार्ट की जा रही है, थोड़ा सा मामला डिस्कस करेंगे, ग्रीनलैंड को ऐड कर लेंगे यहां पर, उसको भी देखेंगे यहां पर। फिफ्थ नंबर पर है यूके स्पीड अप डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर, एक्सेलरेटिंग यूके न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये आपका आईआर के अंदर या करंट अफेयर के अंदर जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब यहां पर जो यूके केयर स्टारमर जो यहां पर प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उन्होंने कहा भाई डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ कि यहां पर सेकंड हमें ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी समिट होते हुए नजर आई पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो वहां पर ग्रीन पीस एक्टिविस्ट ने भी कुछ जो है यहां पर जो है वो शोर शराबा मचाया
कि जो ये तो जो है वो कह लें कि आप न्यूक्लियर की बात करते हैं, लेकिन इसका जो पीसफुल यूज होना चाहिए वो तो नजर ही नहीं आ रहा। आज भी यूक्रेन और रशिया के दरमियान में वॉर देखने को मिल रही। तो ये उस वक्त हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे, न्यूज आर्टिकल था हमारा, उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी, उसका भी एनालिसिस किया था। लेकिन यहाँ पर जो यूके का स्टेप है अभी देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर पावर को किस तरह जो है यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है, बेसिकली ये बात की जा रही है। तो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट हमारे पास वोकैब रहेगी, और वोकैब की मैं डेली बेसिस के ऊपर बोल रहा हूं कि यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत प्रिपेयर करें इसको, बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब रहती है हमारी, इससे काफी जो आपके इश्यूज सॉल्व हो जा सकते हैं। जो आप स्टेटमेंट को बोला जाता है मोल्ड करके लिखे, एक्सप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स आ रही है, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज हो रहा है, कोहेरेंस, कोहेजन, मेटोनमी, अगर आपकी चीजें ठीक नहीं हो रही तो आपके वोकैब कम है। तो वोकैब बैंक जो है बनाए, जिस तरह जो बैंक बैलेंस बनाते हैं आप, मैं डेली बेसिस के ऊपर कहता हूं, यहाँ पर जिस तरह पॉलिटिशियंस जो क्या होता है वोट बैंक बनाते हैं, इसी तरह आपको वोकैब बैंक बनाना पड़ेगा ताकि आप जो मेन एग्जाम के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल है इशरत हुसैन साहब की, इसको डिकोड करते हैं, पूरा इसका एनालिसिस करते हैं। गल्फ क्राइसिस, पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है, डीलिंग विद वल्नरेबिलिटीज, कैसे डील किया जा सकता है इस चीज को देखेंगे। देखें, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का तो आपको सिलसिला नजर आ ही रहा है, गल्फ वाला मामला, ये वॉर्स, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास यहां पर न्यू डेवलपमेंट्स रहने वाली है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेजर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लाजमी देखेंगे। पहले हमारे पास 5 पॉइंट्स रहने वाले हैं, इनको देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे इसके ऊपर काफी डिस्कशंस हो चुकी है। ब्रॉडर ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, एक तो हमें प्रोटेक्शनिज्म बढ़ते हुए नजर आ रही है, दूसरा यहां पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शनिज्म किसकी तरफ से नजर आ रही है, यहां पर ग्लोबल पावर्स की तरफ से आ रही, वेस्ट की तरफ से आ रही है। जिस तरह यहां पर यूएसए ने टैरिफ्स लगाए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो हमें एक न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिला। इकोनॉमिक नेशनलिज्म देखने को मिला भाई, यही कि यूएसए ने भाई अपनी नेशनल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करना है, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके ऊपर टैरिफ लगाने, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर टैरिफ बढ़ा दिए। तो प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म हमें यहां पर देखने को मिल रहा है दोनों तरफ। तो वो और बात है, बाकी चीजें जो है वो कह ले कि हमें रीजनल हेजमनी भी देखने को मिल रही है, एक्सपेंशन भी देखने को मिल रही है, जितने भी है, चाहे रीजनल लेवल के ऊपर है चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर कह ले, डोमिनेंस भी है, सारी चीजें देखने को मिल रही है। ये तो अब जो है ना यहाँ पर अगर देखा जाए, पाकिस्तान ट्रेड्स डिपेंडेंट रेमिटेंसेस रिलायंट इकोनॉमी अंडर द कंपाउंडिंग प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिस ब्रीफ आउटलाइंस द 6 मेजर चैनल्स ऑफ इंपैक्ट एंड द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, ये चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ऑयल प्राइसेस को देखने वाले हैं, यहां पर ये चीज है। देखें, पाकिस्तान जो है ना, यहां पर मैंने ये लेक्चर पहले कवर किया हुआ है, जो है ना वॉर ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर वॉर लगी है, एक एक्टिव वॉर जोन देखने को हमें मिल रहा है। अब ये चीज वहां पर नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको समझाने की खातिर बता रहा हूं कि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ है, दूसरा यहाँ पर ईरान और इजराइल यूएसए का मैटर चल रहा है, और थर्ड नंबर पर अरेबियन सी, जिसके अंदर क्योस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। स्टेट ऑफ हुर्मुज ऑलरेडी आपकी यहाँ पर क्लोज कर दी गई, जो क्या करती है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, या आप कह सकते हैं अरेबियन सी को आपस में कनेक्ट करती है, और इसी से जो है यहाँ पर पाकिस्तान की किसके साथ होती है, यहाँ पर ट्रेड गल्फ स्टेट्स के साथ। अब क्या हुआ कि यहां पर ऑयल सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है। अब 20 मिलियन बैरल पर डे जो है यहां पर इसका जो है वो कह के हमें गुजरते हुए नजर आती, सप्लाई, ऑयल सप्लाई नजर आती, जो कि कितना बनता है अगर देखा जाए, ग्लोबल ऑयल सप्लाई अगर देखा जाए तो 20 to 30% हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ट्रेड या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जो यहां पर गुजरती है सप्लाई, ऑयल सप्लाई जो हमें देखने को मिलता है। अब क्या हुआ कि वही सप्लाई चेन यहां पर डिसरप्ट होते हुए नजर आ रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले भी अंडर प्रेशर थी, यहां पर बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही थी, तो अब ये हमें एक न्यू यहां पर देखने को मिल रहा है, इसके काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं, ये चीज है। दूसरा यहां पर देखिए, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपका इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा क्या चीज बढ़ेगी यहां पर, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी आपकी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी आपका बहुत ज्यादा है, उसके बाद देखा जाए तो ओवर पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, तो ये चीजें जो है इंपैक्ट करने वाली हैं। तो अभी से देखें, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी यहां पर बढ़ जाएंगे, तो सारी चीजें हैं। करंट अकाउंट प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल सकता है, यहां पर ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल सकता है। उसकी वजह कैसे पूछे कैसे, देखें, जब ऑयल की प्राइसेस यहां पर बढ़ेंगी, फॉर एग्जाम्पल हम कह लें कि $10 to $16 बिलियन का जो है यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम की,
जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस किया। अब इसकी अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर जो भी 100 टू 150 डॉलर जो है यहां पर पर बैरल जो है देखने को मिल सकता है। तो अब एकदम से प्राइसेस यहां पर कंपैरेटिवली हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं अभी कि पाकिस्तान की ऑयल प्राइसेस बढ़ी, बाकी कंट्रीज की क्यों नहीं बढ़ी। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, इसलिए बोल रहा हूं कि मैं डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई डेवलपमेंट हम डिस्कस कर ही रहे होते। इंडिया ने क्यों नहीं बढ़ाया? पॉलिटिकल गेन, क्योंकि मई के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। श्रीलंका ने नहीं बढ़ाया, बाद में भी वादा करके भी हम नहीं बढ़ाएंगे, बाद में फिर क्या हुआ 22-25 रुपीज बढ़ाया। बांग्लादेश नहीं बढ़ा सकता क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अभी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी आई है, अभी प्रोमिस किया उन्होंने, भाई हमने इन्फ्लेशन को खत्म करना है, उन्होंने सब्सिडीज दिया यहाँ पर, तो पाकिस्तान को मजबूरन यहाँ पर बढ़ाना पड़ी, ये भी चीज है। नो डाउट अगर कहा जाए तो 28 डेज का जो स्टोरेज था, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा था, यहां पर जब आपके 15 to 16 हम यहां पर बिलियन ले रहे हैं, तो जहां पर इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो यही जो है कह लें कि जो 15 या 16 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रहा है, तो वो 4 बिलियन तक और ऐड हो गए तो वो फिर क्या होगा, हमारे पास 18 बिलियन डॉलर तक जो है चली जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, यहाँ पर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर वो हमारे बढ़ जाएंगी, उसके मतलब हमारा पूरा फिर ट्रेड डेफिसिट जाना पड़े पूरा देखने को मिल सकता है। मींस आपके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, मींस आपके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो ट्रेड डेफिसिट होगा, तो ये चीज देखने को मिल सकता है। रेमिटेंसेस की बात कर लेते हैं। रेमिटेंसेस के ऊपर ऑलरेडी जो है वो इशरत हुसैन साहब जो है लास्ट टाइम लिख चुके हैं, रेमिटेंसेस बून और बैन, इसके ऊपर भी हमने काफी डिस्कशन की थी, पूरा ओपिनियन आर्टिकल हमने एनालिसिस किया था इशरत हुसैन साहब का, तो वो ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, इकोनॉमी के रिलेटेड काफी है, ये चीज है। तो रेमिटेंसेस अगर देखा जाए तो ओवरव्यू लेंगे इसका, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है हमारी। तो अगर देखा जाए तो इसका 42 बिलियन, कितना यहां पर 42 बिलियन अभी देखने को मिल रहा है रेमिटेंसेस, जो बाहर से पैसा आ रहा है। लेकिन ये सन 2000 में कितना था, यहां पर जो है वो 1 बिलियन डॉलर, कितना था 2000 में ओनली 1 बिलियन डॉलर, जो कि अभी कितना 42 बिलियन डॉलर। अब इसमें से भी मोस्टली जो यहां पर जो हमें रेमिटेंसेस देखने को मिल रहा है वो सारे गल्फ स्टेट्स के देखने को मिल रहे हैं। कहां से देखने को मिल रहा है, बेसिकली यहां पर गल्फ स्टेट्स की तरफ से देखने को मिल रहा है, गल्फ स्टेट्स की तरफ से। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि गल्फ स्टेट्स के ऊपर हालात आपके सामने ही है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट रहने वाला है यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और देन हम जो है इसके जो है वो की टेकअवेज लेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो है यहां पर रोल ओवर जो हमें रिस्क देखने को मिल रहा है। अब रोल ओवर क्या है भाई, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। रोल ओवर का मतलब ये होता है कि जब आप कर्जा देने की डेट आ जाए और उसको फिर क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, कर्जे की डेट को क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। अब 2 बिलियन वाला यहां पर मामला है यूएई के साथ, तो भाई अब यूएई देखा जाए तो ऑलरेडी जो है वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक रिस्क है कि आप देखें पिछली टाइम क्या हुआ था, चाइना के साथ थोड़ा डिले हुआ था, तो पाकिस्तान को थोड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करना पड़े। तो अभी भी वही चीज यूएई के सामने, यूएई के साथ है, तो देखें भी अब जो है वो लॉन्स का क्या होता है, तो ये मामला भी है बाकी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थोड़ा सा हमें डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटीज कोड स्टेंस रिजर्व्स, तो ये चीज भी है। तो अभी हमने कल एक और चीज भी डिस्कस की थी कि जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने की बात की गई थी 1990 के अंदर। कब की बात की गई थी, बेसिकली 1990 के अंदर। अब ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यही तो बात है ना कि आपको बार बार दोबारा कनेक्ट करनी पड़ती है चीजें। तो ये अगर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व आज बने हुए होते, तो आज हमें जो 28 डेज और कभी 30 डेज का कहा जा रहा है, कभी 20 डेज का कहा जा रहा है, डेज का कहा जा रहा है, तो वो फिर आज कुछ ज्यादा हो सकता। तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की तरफ जाना पड़ेगा। ये आई थिंक आगे जो हमें सजेशन में देखने को मिलेगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपेंडिचर्स को यहां पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए, लेकिन प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन हो जाए। बस अब एक चीज है कि पॉलिसी बन जाती है, लेकिन यह है कि प्रॉपर, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। स्कूल्स आपके यहां पर क्लोज किए गए, उसके बाद यहां पर देखें तो आपका 4 डे जो ऑफिस वर्क है, अच्छी बात है। यहां पर देखें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ेगा। कुछ जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं, जिस तरह उन्होंने यहां पर कमियां की हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नेंस के जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उनके अंदर कमी करने की बात की है। देखिए अच्छी बात है, ऑस्टेरिटी आपके क्या होता है, जो गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स उसको क्या करना, कम करना, रिड्यूस करना, ताकि यहां पर जो है वो चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है, या इकोनॉमी अगर आपके नीचे गिरी है तो उसको थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो यह भी चीज है। सॉरी, तो अब क्या है कि यहां पर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर जो स्टेप लिया वो तो है, लेकिन अब प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो ये चीज है। अब उसके बाद है IMF प्रोग्राम।
अब आईएमएफ प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो भाई अगर यहां पर सब्सिडीज दी जाए तो फिर आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो अंडर प्रेशर चला जाएगा। यहां पर पूछे किस तरह, वो इस तरह का भाई आईएमएफ कहता है सब्सिडीज नहीं दिया और टैक्स लगाओ, यहां पर और टैक्स बढ़ाओ यहां पर, क्या उसकी तो पॉलिसी भाई, वो तो कहता है उसके क्या लें कि अंडर रैकर तो अभी सेकंड बजट जो है यहां पर पेश किया जा रहा है आपका, ये सेकंड बजट है क्योंकि उसका ऑलरेडी देखा जाए 25 हमें यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिल रहा है आईएमएफ का। तो सब्सिडी भी नहीं दे सकते, इकोनॉमी भी नहीं है कि हम जो है वो कह लें कि ऑयल कुछ दिन के लिए जो यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस कम करके जो है मामलात को ठीक कर सके, तो ये भी चीज़ है। तो हमारे पास फिजिकल डिसिप्लिन, ये 5 पॉइंट्स हमारे पास, करंट अकाउंट प्रेशर है, रेमिटेंस रिस्क है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जाकर चेक करें। अब यहां पर की टेकअवेज की बात करेंगे, 6 हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे, उनको आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास है डीरेगुलेट एनर्जी प्राइसेस और मूव टू डेली पेट्रोलियम प्राइसेस। देखें ये बात ठीक है कि आप जो 15 दिन के बाद हमें यहां पर प्राइसेस एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है, तो आप ऐसा करें डेली बेसिस के ऊपर जो है एडजस्टमेंट की कोशिश करें, रेट डेली बेसिस के ऊपर कि आज इतना है तो शाम तक उसकी प्राइसेस वगैरह जो भी है यहां पर होने चाहिए। अगर कम है तो कम की जाए, ज्यादा है तो ज्यादा की जाए। अब यहां पर एक तरफ जो है बैरल की कीमत एक दिन बढ़ी है, दूसरे दिन यहां पर कम होगी, लेकिन प्राइसेस यहां पर यही होगी, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन का भी यहां पर खर्चा बढ़ चुका है। तो एक तो ये चीज आ रही है। दूसरा यहां पर पॉलिटिकल वगैरह कुछ चीजें हैं, प्राइसेस मैनिपुलेशन की जाती है, सारी चीजें हैं, तो उसको भी यहां पर कम करना पड़ेगा, उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी। प्रोटेक्ट एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो है फंड देने चाहिए, क्योंकि प्राइसेस यहां पर जो है बढ़ती जा रही है, जो इंश्योरेंस कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, उसके वॉर रिस्क है, वो तो अब तरसील है जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज की, वो फिर यहां पर उनकी भी प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी रिस्क है, वॉर चल रही है। एक जो चीज तो ये है। उसके बाद क्या है, रिस्टोर फैसिलिटेशन स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाने चाहिए। फिर क्या, इंश्योर प्रेडिक्टेबल इंडस्ट्रियल एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी की प्राइसेस को थोड़ा लो लेकर आना चाहिए डाउन। भाई कैसे करेंगे, ऑलरेडी तो 55 पे बढ़ा दिया भाई, मजबूरी है, क्या करें, पैसे नहीं है इतने रिजर्व में क्या हम सब्सिडी दे सकें। सब्सिडी देंगे तो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर अंडर प्रेशर आते हैं, ये चीज है। तो अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हम जो यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये सारी चीजें हैं, लेकिन ठीक है, अपग्रेड, अब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, अब उसका क्या करें, करप्शन के ऊपर ऑलरेडी तो आईएमएफ दे चुका है, वही आईएमएफ तो है, सारी चीजें। अपग्रेड माइग्रेंट लेबर स्किल, तो स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्किल्ड लेबर जो है, स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह यूथ पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, जो है स्किल्स, डिजिटल स्किल्स है, ई कॉमर्स है, ये सारी फ्रीलांसिंग है, बहुत सारी चीजें जो हम यहां पर करवा सकते हैं। रिस्ट्रक्चर्स गल्फ लाइबिलिटीज के, इसको देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इसके ऊपर लेना पड़ेगा हमें, इसका स्टेप यहां पर कन्वर्ट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इनटू लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड अट्रैक्ट सॉवरेन वेल्थ फंड एफडीआई, ठीक है, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एफडीआई के ऊपर ऑलरेडी मेरा लेक्चर पड़ा हुआ पूरा। मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन, तो अब ये एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा, यहां पर ये भी चीज कही जा रही है। जो टैक्स है उसके अंदर थोड़ी कमी लेकर आनी पड़ेगी। उसके बाद आईएमएफ के साथ दोबारा जो है परफॉर्मेंस जो क्राइटेरिया उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद है एक्सेलरेट डोमेस्टिक एनर्जी रिफॉर्म्स, तो डोमेस्टिक एनर्जी रिफॉर्म्स करना जरूरी है। रिफाइनरीज को, जितने भी रिफाइनरीज अभी चल रही है उनको अपग्रेड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गैस एक्सप्लोरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए। उसके बाद है रीन्यूएबल, जो हमें यहाँ पर ट्रांसमिशन टू स्ट्रक्चरली रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, तो रीन्यूएबल ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे जो इंपोर्ट सबसे ज्यादा की जा रही है उसको क्या किया जाए, यहाँ पर कम किया जा सके। जो ट्रेड डेफिसिट है उसको ट्रेड सरप्लस में या एवरेज तो रखा जा सके ना, बराबर में, तो ये चीज है। तो आई होप आपने ये अंडरस्टैंड की। ओपिनियन आर्टिकल अब करते हैं यहाँ पर चाइनीज डिप्लोमेसी की बात। तो जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है, कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो वो चाहे थोड़ा आगे कर सकते हैं लेक्चर को, अदरवाइज हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि चाइनीज डिप्लोमेसी बिटवीन क्या लेके यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान। हमने ये वहां पर बात की थी कि जिस तरह पाकिस्तान, यूएसए, गल्फ स्टेट्स, ईरान और उसके बाद चाइना, इन सब कंट्रीज को बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चलना चाहता। तो अब चाइना की क्या पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, तो इससे चाइना को क्या लॉस होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना भी जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर
चलना चाहता है या उसको ट्रीट करना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज अपना जो है वो मीडिएटर रोल प्ले कर सकते हैं दोनों के तरफ। वांग यी जो हमें फॉरेन मिनिस्टर नजर आते हैं चाइना के, उन्होंने भी कहा है, काबुल के अंदर जो हमें यहाँ पर एम्बेसी नजर आती है वहां पर भी, तो सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो है वो टॉक्स या निगोशिएशन होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से डिमांड्स वही हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो ऑपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर चुका है, गजबल लहाक, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब देखा जाए तो अब यहाँ पर बीजिंग अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन चाइना का क्या इंटरेस्ट है भाई, इस चीज को देखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ देखते चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, चाइनाज डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, बीजिंग डिप्लोमेट्स आर एक्टिवली शटलिंग बिटवीन यहाँ पर काबुल एंड इस्लामाबाद। यहां पर इसको बोला जाता है चाइनीज डिप्लोमेसी का वर्ड निकालकर शटल डिप्लोमेसी। क्या बोला जाता है यहां पर, शटल डिप्लोमेसी। क्या बोला जाता है इसको, शटल डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी क्या होता है, जब आप बार बार सफर करके क्या करते हैं, दो फ्रीकैन के दरमियान में सुलह करवाते हैं। क्या करते हैं, दो जो आपस में लड़ रहे हैं उनके दरमियान में क्या होती है, सुलह करवाते हैं, एज ए मीडिएटर रोल प्ले करते हैं बार बार सफर करके। ठीक है, इसको बोला जाता है शटल डिप्लोमेसी। तो यार शटल डिप्लोमेसी हमें यहां पर देखने को मिल रही है चाइना की तरफ से, को दोनों की तरफ से यहां पर सुलह करवानी चाहिए और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान सिक्योरिटी इंपेरेटिव की बात की जाए तो यहां पर सबसे बड़ा जो है वो क्या है कि काबुल की तरफ से जो है सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से हमें जो है वो कह लेकर मिलिटेंट्स ग्रुप्स का खतरा है, सबसे ज्यादा वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, सारे मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। रीजनल स्टेबिलिटी और अर्जेंसी की बात किया, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सेट टू अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ द वाइडर रीजनल स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट। यहां पर अगर देखा जाए एक तरफ मिडिल ईस्ट चल रहा है मामला, वेस्टर्न बॉर्डर मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका अपना यार अलग लेक्चर। ठीक है, अब क्या है कि वेस्टर्न फ्लैंक के ऊपर टोटली जो है मैं यहाँ पर वॉर देखने को मिल रही है, एक्टिव वॉर जोन देखने को मिल रहा है। अरेबियन सी अलग है, ईरान वाला मामला अलग देखने को मिल रहा है, अफगानिस्तान वाला मामला अलग से देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, बाकी भी रीजनल स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो अब चाइना का क्या इंटरेस्ट है, इसकी चीज बता देता हूं। चाइना देखे सबसे पहले तो BRI प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ग्वादर जो उसका बना हुआ है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो पूरा वो जो सेंट्रल जो कह ले के BRI के 6 कॉरिडोर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो कंप्लीट करेगा ना वो। एक स्टेट भी अगर इस तरह के वॉलेशंस करती है, इस तरह की टेररिज्म को फैलाएगा, तो उसके लिए मसला है, क्योंकि चाइनीज यहाँ पर काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया के अंदर, तो उनको भी यहाँ पर सम टाइम जो है निशाना बनाया गया। प्रीवियस हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह यहाँ पर अटैक्स किया जाता है उसके अंदर चाइनीज वर्कर भी नजर आते हैं, तो ये भी जो है काफी जो है इंपॉर्टेंट है। तो वो इसलिए चाइना ये चाहता है कि वहाँ रीजनल जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऑलरेडी तो मिडिल ईस्ट के अंदर मामला चल ही रहा है, तो कम से कम इनके दरमियान सुलह हो ताकि हम सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी कर सके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। बीजिंग यूनिक पोजीशन, बीजिंग जो है अपना रोल प्ले करेगा भाई, ये चीज है तो और करना भी चाहिए। इससे पहले जो भाई किस किस ने रोल प्ले किया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कतर ने और टर्की ने किया, इस्तांबुल के अंदर 3 टाइम यहाँ पर निगोशिएशन चले, 48 आवर्स रही, बहुत कुछ जो है हम डेली बेसिस के ऊपर कवर कर चुके हैं। यहां पर जो हमारे पास सिर्फ था शटल डिप्लोमेसी, चाइनीज डिप्लोमेसी को डिस्कस करना। अब बात करेंगे यहां पर USA प्रॉप पुट पाकिस्तान ट्रेड अंडर सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो हमने अभी ट्रेड एक्ट, कौन सा बेसिकली ट्रेड एक्ट जो है यहां पर 1974, कौन सा बेसिकली USA की बात कर रहा हूं, 1974 ये डिस्कस कर चुका हूं। सारे जितने भी यहां पर 60+ कंट्रीज हैं जो अर्जेंट पॉलिसी फोकस, 60+ कंट्रीज इकोनॉमीज है जिनके ऊपर जो है ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होगी। प्रॉब्स मींस इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज किसकी ज्यादा आ रही हैं, कौन से टैरिफ्स हैं, कौन से यहाँ पर जो ड्यूटीज लगाई गई, तो ये चीज है। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 29% हमें जो है प्रीवियस ड्यूटीज देखने को मिली, तो अब यहाँ पर क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू टैरिफ्स के हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो USA की है उसने ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर जो है कुछ का जो है वो कह ले कि जो ट्रंप यहाँ पर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने काफी इस चीज को ऊपर डिस्कस की कि ये इलीगल है, इसको रोकना पड़ेगा। तो ट्रंप ने कहा था ठीक है अब हम रोक देते हैं। रोकने के बाद ट्रंप ने ये भी स्टेटमेंट दी कि हम कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, लॉज को इंटरप्रेट करेंगे और देन आपको न्यू टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा, न्यू ड्यूटीज का सामना करना पड़ेगा। यह चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान का भी उस लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। ट्रेड एक्ट की बात करें 1974, तो हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमारा 13 मार्च को जो लेक्चर था उसके अंदर इसको डिस्कस कर चुका है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं था। आज पाकिस्तान का नेम है तो इसलिए हमने चीजें ऐड कर ली, तो कुछ और भी चीजें ऐड साथ कर ली। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात की जाए तो US और पाकिस्तान के दरमियान में अभी रिसेंटली प्रीवियस जो मंथ में जो है वो पाकिस्तान और यहाँ पर USA के दरमियान में जो कोलैबोरेशन हुई है यहाँ पर जो है वो ट्रेड को लेकर, तो इधर से अगर देखा जाए जो फाइनेंस मिनिस्टर
जेब साहब वो भी थे यहाँ पर और उनकी तरफ से भी हमें नजर आता है। तो दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर जो है वो ट्रेड जो है वो यहाँ पर पार्टनरशिप की बात की। ऑलरेडी रेयर अर्थ मिनरल्स आपके सामने जिस तरह $500 मिलियन की हमें डील देखने को मिली थी, ये भी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी इनके दरमियान में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अब क्या है यहाँ पर थ्रेट ऑफ, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें फियर ऑफ न्यू टैरिफ देखने को मिल रहा है। स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है ऑलरेडी, पॉलिसी मेकर मस्ट इंटेंसिफाई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। तो अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब पाकिस्तान को भाई यहाँ पर दोबारा जो है यहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस जारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के मार्क रूबियो, वो अपनी स्टेटमेंट दे चुका है कि रीजन के अंदर अगर देखा जाए ग्लोबल साउथ के अंदर, तो पाकिस्तान हमारा जो कल के रीजनल डिप्लोमेसी के अंदर और ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्पेशली अगर बात की जाए बोपी का, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस है, पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ पर वॉर भी रुकवाई गई, तो ये भी चीज है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यूएसए बेसिकली ये कार्य क्यों रहा है यहाँ पर कि वो चाहता है कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पर क्या करे, अपलिफ्ट करें। अब आपको पता है राइट विंग वाले क्या करते हैं, कंजर्वेटिव भी हैं भाईजान, वो अपने डोमेस्टिक है, नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म। अभी हम बात करते आ रहे थे कि जिस तरह हमें टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, जब यहाँ पर ट्रंप आए थे 2018 के अंदर ट्रेड वॉर देखने को मिली चाइना और इसके दरमियान में, यहाँ पर यूएसए के दरमियान में, फिर टैरिफ्स का सामना करना पड़ा, यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया गया ग्रीनलैंड वाले मामले के ऊपर। यहाँ पर इंडिया के ऊपर 25 से 50% यहाँ पर टैरिफ देखने को मिल रहा है, चाइनीज गुड्स के ऊपर यहाँ पर टैरिफ बढ़ते हुए नजर आए यूएसए की तरफ से। तो पूरा न्यू इरा प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिला हमें, न्यू इरा यहाँ पर कॉलोनियलिज्म का भी कहा गया, इंपीरियलिज्म का भी कहा गया, दोबारा यहाँ पर रीजनल एक्सपेंशन भी कहा गया, डोमिनेंस भी यहाँ पर देखने को मिली, हेजमनी, सारी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस की गई। तो अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो यूएसए चाहता है कि डोमेस्टिक जितने भी है यहाँ पर उनके अंदर उनको अपलिफ्ट किया जाए, बेसिकली ये चीज है। सॉरी, अब बात करेंगे यहाँ पर नेटो ट्रेन्स आर्किटेक्ट के अंदर, ऑलरेडी लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है, आप ले सकते हैं, पूरी डिटेल्स मैंने डिस्कशन किया हुआ वहां पर पूरी, कि आर्किटेक्ट का मसला क्या चल रहा है वहां पर। जो उसके अंदर 8 कंट्रीज आते हैं आपके, जितना भी यूरोप है वो भी है और यूएसए। अभी रिसेंटली जो ग्रीनलैंड वाला मामला क्यों था वो भी मैंने पूरा डिस्कस किया कि ग्रीनलैंड वाला मामला इसलिए कि भाई आर्किटेक्ट के सर्कल है, उसके अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूरा आर्किटेक्ट सर्कल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, बेसिकली किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, नॉर्थ पोल की बात की जा रही है। और इससे सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जो यहाँ से एक रास्ता गुजरता है उसका कौन यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल करता है, रशिया। तो अब रशिया एक साइड पर होता है, 8 कंट्रीज हैं इस आर्किटेक्ट क्वेश्चन के अंदर, कितने 8 कंट्रीज हमें नजर आता है। एक तरफ यूएसए है, कनाडा नजर आता है, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, ये आपका जितना ये डेनमार्क, जर्मनी, ये जितने भी हमें कंट्री, तकरीबन 8 कंट्रीज जो है हमें इसके अंदर आते हैं नजर। तो इस तरह जो है रशिया के साथ इसका कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेज जो यहाँ पर ड्रिल्स की बात की जा रही है, वो बेसिकली रशिया को टैकल करने के लिए, तो ये चीज है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर यहाँ पर वॉर हमें देखने को ना मिलती ना, अगर यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर या कहीं पे भी, तो हमें आर्किटेक्ट के अंदर वॉर देखने को मिलती रशिया और यहाँ पर बाकी जो यूएसए के अलाइज है यूरोप, उनके साथ। तो इसीलिए तो यूरोप कह रहा था कि भाई ग्रीनलैंड चाहिए, मेरा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। उसको पता है कि यहाँ पर जो है वो चाइना भी उभर रहा है, मल्टी पोलर सिस्टम जो है देखने को मिल रहा है, तो रशिया भी बढ़ रहा है आगे। तो ये चीज है, इसलिए उसने कहा भाई मुझे चाहिए ग्रीनलैंड। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनके दरमियान में जो है वो मामला सॉर्ट आउट नजर आए हमें, जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वहां पर, ठीक है, वहां पर जो हमें मामला कुछ जो है वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आए। तो नेटो के अंदर और यूएसए के दरमियान मामला सॉर्ट आउट हुआ है। यहाँ पर बोला गया कि भाई चले आर्किटेक्ट के अंदर काम करते हैं जो रशिया यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। तो इस चीज को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि नेटो लार्जेस्ट एक्सरसाइज एंड आर्किटेक्ट, यहाँ पर कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइजेस है, ये इंपोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्या है कि ड्राइंग क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रॉम द रशिया, तो रशिया एक कंपेटिटर नजर आ रहा है उधर। मैसिव स्केल ऑपरेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर 32,000 सोल्जर्स हैं, 100 एयरक्राफ्ट्स हैं, 30 यहाँ पर वॉरशिप फ्रॉम 14 अलाइड नेशंस पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइजेस अक्रॉस द नदर्न नॉर्वे एंड फिनलैंड। दोनों के अंदर नॉर्वे एंड फिनलैंड की बात की जा रही है, शुमाली एरियाज में, वहां पर जो है जो ये 14 यहाँ पर अलाइड हमें देखने को मिल रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले एक्सरसाइज। और ये किसको काउंटर करने के लिए, रशिया को। स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट प्रायोरिटी की बात की जाए, आर्किटेक्ट हैज रैपिडली बिकम अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर NATO and with the key installation like Evans Air Base, ये हमें इवेंट्स एयर बेस नॉर्वे में देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग F-35s and serving a vital air control hubs due to their proximity or to
रशिया। उसके बाद है नेटो डिफेंसिव स्टांस की बात किया, डिफेंड करने के लिए किसको, बेसिकली टैकल करने के लिए रशिया को। रशिया क्लोज ऑब्जर्वेशन, रशिया ने भी पूरी जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस को रखे हुआ है। देखें आर्किटेक्ट में बार बार बोल रहा हूं कि हमने इसके ऊपर अभी बहुत सारे डिस्कशंस की, ग्रीनलैंड को भी इसको रिलेट किया, सारा मामला डिस्कस कर चुके हैं। आर्किटेक्ट में बार बार बोला अगर यहां पर कोई भी और हमें इश्यू देखने को ना मिलता तो आर्किटेक्ट के अंदर जरूर पंगा पड़ना था यहां पर, तो वो चीज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे यहां पर यूके क्या करा भाई, इस चीज को देखेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो हुई है सेकंड, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से सेकंड जो हमें देखने को मिली पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर हुई है। वहां पर ग्रीन पीस एक्टिविस्ट ने भी काफी जो है हल्ला गुला मचाया कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी की आप बात जो कर रहे हैं पीसफुल यूज की हो तो नहीं रहा, जहां पर वॉर लग रही है, लगी हुई पड़ी है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो ये चीज है। तो लेकिन आप यूके क्या कर रहा है इस चीज को देखेंगे, यूके केयर स्टारमर क्या कहते हैं इस चीज को भी देखें। लेकिन एनर्जी सेक्रेटरी जो है हमें ईडी मिलीबैंड, ये क्या कहते हैं, अनवील्ड प्लान्स टू फास्ट ट्रैक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्शन बाय रिफॉर्मिंग regulations aiming to boost energy security and reduce reliance on the volatile fossil fuels। अब इन्होंने यहां पर क्या करा है कि फॉसिल फ्यूल्स के हम यहां पर क्या कर रहे हैं उसके जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाह रहे हैं, और डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल कहां से मंगवा रहे हैं, सारा रशिया से। तो अब ये चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर काम किया जाए, जो इनके पास जो है वो करके न्यूक्लियर पावर को जो है डेवलप करना चाह रहे हैं, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएंगे, पावर स्टेशन लगाएंगे, तो ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है ये चीज अलग है। ये द न्यूक्लियर रेगुलेटरी टास्क फोर्स जो बनाई गई केयर स्टारमर की तरफ से फरवरी के अंदर बनाई गई है बेसिकली, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टू ट्रैप आर्किक रूल्स, आर्किक रूल्स मीन जो पुराने रूल्स हैं, लॉज है, उसको यहां पर खत्म कर देगी। और एक कह लेकर रेगुलेशन गेट ब्रिटेन बिल्डिंग, रेगुलेटरी शेकअप की बात की जाए, इंप्लीमेंटिंग द फिंगलैंटन जो रिव्यूज क्या कहते हैं, रिकमेंडेशंस टू ओवरऑल ओवरली कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक न्यूक्लियर रेगुलेशंस। वो कहता है जो पहले वाले हैं ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और ब्यूरोक्रेटिक टाइप है, तो उसको यहां पर क्या कर रहे हैं वो दोबारा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। स्ट्रीमलाइंड साइट सिलेक्शन की बात की जा रही, तो वो कह रहे हैं कि जो आउटडेटेड पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो हमें ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज नजर आते हैं, तो वहां से क्या करना पड़ेगा बेसिकली जो है वो कह के कम जो पॉपुलेशन वहां पर है वहां पर जो है ये पावर प्लांट्स या हमें लगाने पड़ेंगे, तो ये चीज भी डिस्कस की जा रही है। तो ये सारा मामला क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूके और क्या यूके नहीं बल्कि यूके ही शामिल है, उसके अंदर यूरोप पूरा। अगर देखा जाए तो यूएसए के साथ आपको पता ही है कि हमें किस तरह की जो स्पीचेस देखने को मिली, और यहाँ पर यूरोप ने कहा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर आपका यहाँ पर एंड हो चुका है। उसके बाद मिडिल पावर्स को एम्पावर करने की बात की गई, मारियो द्रागी की स्टेटमेंट को डिस्कस किया हमने, मार्क कार्नी की डिस्कस किया हमने। उसके बाद यहाँ पर फ्रेडरिक मर्ज जो वाइस चांसलर है जर्मनी के, उन्होंने क्या कहा वो भी हमने कहा देखा। यहाँ पर केयर स्टारमर ने क्या कहा, इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा यहाँ पर कि भाई यूरोप को डिफेंस सिस्टम यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिपेंडेंसी जो है यहाँ पर कम करने पड़ो। डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशली डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो हमें यूएसए को देखने को मिल रहा है, जिस तरह इनके दरमियान में हमें इशू एस्केलेट होते हुए नजर आया। एनर्जी सिक्योरिटी इंपेरेटिव है, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। लास्ट टाइम जो है इन्होंने जो है 14.2 बिलियन प्रोग्राम्स फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंक्लूडिंग यहाँ पर साइजवेल सी, तो ये हमें जो पावर स्टेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी शामिल करके जो इतने जो हमें यहाँ पर 14.2 बिलियन प्रोग्राम्स के लिए जो है वो फिक्स होते हुए भी नजर आई है, 2025 के अंदर थे। अब बात करेंगे यहाँ पर वोकैब की। वोकैब हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। आज हमने जो है वो कह लें कि सिनोनिम्स और तो पहले हमें ऐड किए हुए थे, लेकिन अब हमने जो है यहाँ पर एंटोनिम्स भी ऐड कर दिए हैं। वर्ड हमारे पास क्या है, स्करी। स्करी से क्या बना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्करियंग। स्करियंग मीन क्या होता है, मूविंग क्विकली विद शॉर्ट हरीड स्टेप, छोटे छोटे कदमों से तेजी से चलना, ठीक है। तो यूजुअली बिकॉज ऑफ फियर और अर्जेंसी, या घबराहट की हालत में या जरूरत की बिना पर या खौफ के मारे क्या करना, तेजी से चलना। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, यहाँ पर सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर स्कटलिंग या रशिंग हम इसको बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या बनेगा, यहाँ पर ऑपोजिट या इंटरनम मीनिंग हमारे पास क्या बनेगा, इंटरनम, तो ये बनेगा स्टॉलिंग या लिंगरिंग। आप कह सकते हैं कि लंगड़ाकर चलना या आहिस्ता आहिस्ता चलने को बोल सकते हैं आप। मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल तो इजी आपका लिटरेरी टर्म है बेसिकली, यहाँ पर डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय सिंबॉलिकली बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स टू कन्वे डीपर मीनिंग, खास महफूम जो गहरा मीनिंग कन्वे करने के लिए जो क्या सिंबॉलिकली जो यूज किया जाता है, या अलामती तौर पर भी आप कह सकते हैं यहाँ पर सिंबॉलिक या फिगरेटिव सिमिलर मीनिंग है। और उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग लिटरल या डायरेक्ट आप इसको कह सकते हैं।
थर्ड हमारे पास क्या है, स्क्वेबल। स्क्वेबल मीन्स क्या होता है, आप पिटी या ट्रिवियल क्वेरल आप कह सकते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े को आप कह सकते हैं यहाँ पर क्वेरल या बिकर। ये क्या बनेगा, इसका सिमिलर मीनिंग हमारे पास क्या आएगा, सिनोनिम क्वेरल या हमारे पास क्या बनेगा, बिकर। तो उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट हमारे पास एग्रीमेंट या हार्मनी बोला जाता है, ठीक है, एग्रीमेंट या हार्मनी। उसके बाद हमारे पास वर्ड कौन सा आने वाला है यहाँ पर, टमल्टिशियस। टमल्टिशियस ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, characterized by chaos, disorder, intense emotions और violent disturbance। परेशान कुन सूरत हाल भी कह सकते हैं, शोर शराबा या अफरा तफरी या इंतशार आप कह सकते हैं। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, सिनोनिम टर्बुलेंट या क्योटिक सिचुएशन, ठीक है। तो अब हमारे पास उल्टा क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट मीनिंग काम, पीसफुल या आप ट्रैंक्विल भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है विगेरिस। मीन्स क्या होता है, विगेरिस। विगेरिस मीन्स क्या है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल चेंज और इरेगुलरिटीज आप बोल सकते हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव बोल सकते हैं आप यहाँ पर, बार बार तब्दीली आ जाना, चेंजिंग्स आ जाना, आप उसको बोल सकते हैं। तो इसका क्या बना यहाँ पर, सिनोनिम क्या बनेगा, फ्लक्चुएशन या अनसर्टेनिटीज, ठीक है, कहले का गैर यकीनी सूरत भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है स्टेबिलिटी। उल्टा क्या बनेगा इसका, स्टेबिलिटी बनेगा एंटोनिम, और सर्टेनिटी यकीनी तौर पर, ठीक है, आप कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है अपस्टेंड। अपस्टेंड ऑलरेडी हम जो है वो पढ़ते ही आ रहे हैं। तो चूज डेलिबरेटली नॉट टू डू समथिंग, बेसिकली क्या करना, किसी चीज में यहाँ पर या पार्टिसिपेट करने में या इंडल्ज होने से क्या करना, अवॉइड करना, इज्तनाब करना, परहेज करना, किसके ना, तो रिफ्रेंड या अवॉइडेड। तो उल्टा क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ऑपोजिट मीनिंग पार्टिसिपेटेड या इंडल्ज, शामिल हो जाना, मिल जाना, पार्टिसिपेट करना, उसको बोला जाता है। तो वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स क्या होता है, इंटेंस एंड वायलेंट एंगर या रेज आप बोल सकते हैं, इंतहाई शदीद किस्म का जो गुस्सा होता है उसको बोला जाता है, ठीक है, रेज या रैथ आप बोल सकते हैं। तो उल्टा क्या बनेगा इसका यहाँ पर, कामनेस या जेंटलनेस आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्यूरेटेड। क्यूरेटेड मीन्स क्या है यहाँ पर, यह हमारे क्या पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल इसको बोला जाता है, ईडी लगा हुआ आपका। केयरफुली सिलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड या प्रेजेंटेड, इंतहाई एहतियात के साथ इंतखाब करना किसी चीज का भी है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड या ऑर्गेनाइज्ड सिमिलर मीनिंग बनेगा, और उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग निग्लेक्टेड या इग्नोर कर देना। उसके बाद है फ्रिवेंटली। फ्रिवेंटली मीन्स क्या था, शोइंग इंटेंस पैशन, बहुत ज्यादा जोशो जज्बा जो है वो, आप कहते हैं ना एक्साइटमेंट जो नजर आती है, जोशो जज्बा वो आ जाना, इंथुसियाज्म आप कह सकते हैं, या डीप फीलिंग्स है। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, पैशनेटली कह सकते हैं, आर्डेंटली आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, एकदम से आप पैथेटिकली कह सकते हैं या इनडिफरेंटली भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्रैंटिक। फ्रैंटिक मीन्स क्या है, वाइल्डली एक्साइटेड, डेस्परेट और आउट ऑफ द कंट्रोल ड्यू टू फेयर, अर्जेंसी या एंग्जाइटी, एकदम काबू से बाहर हो जाना, चाहे खौफ की वजह से हो, चाहे घबराहट की वजह से हो, तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो हिस्टेरिकली कह सकते हैं या एजिटेटेड आप इसको कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, काम या कंपोज्ड हमारे पास बनेगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड डेस्परेशन। डेस्परेशन मीन्स क्या होता है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम होपलेसनेस, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि मायूसी वाली जो है ना सूरत हाल को बोला जाता है, बहुत ज्यादा आप डिसअपॉइंटमेंट जब आपको होती है तो उस वक्त बोला डिस्पेयर या होपलेसनेस, इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा, और उल्टा मीनिंग क्या बनेगा, होप, कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है फ्रेट। फ्रेट मीन्स क्या है, यहाँ पर गुड कार्गो को बोला जाता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेड की जाती है बाय शिप, ट्रेन, ट्रक या एयरक्राफ्ट के जरिए, कार्गो या शिपमेंट। उल्टा क्या बोला जाता है, पैसेंजर या बैगेज आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, जो अपने कंट्री से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रहता है, इमिग्रेट आप कह सकते हैं यहाँ पर, या आप इसको माइग्रेंट कह सकते हैं। नेटिव या रेजिडेंट उल्टा बन जाएगा इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आने वाला है फिकल। क्या है यहाँ पर, फिकल। फिकल मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग ओपिनियंस, अपनी राय को बदलते रहना, ठीक है, एक बात पर ना टिकना, लॉयल्टीज या फीलिंग्स में तब्दीली आते रहना, नॉट कंसिस्टेंट, जो हमें जो है वो कहने के लगातार जो चीजें नजर नहीं आती। ये पर क्या होता है, कैप्रीशियस आप कह सकते हैं, कैप्रीशियस इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमारे 1 पेपर्स में रिपीट हो चुका है। चेंजेबल आप कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग कंसिस्टेंट, लगातार या स्टेडफास्ट आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, सेकंड एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस मींस क्या, डन क्विकली एंड एफिशिएंटली विदाउट अननेसेसरी डिले,
ठीक है, मुअस्सर तरीके से क्या करना, बेसिकली उसको जल्दी जल्दी कोई भी काम है खत्म कर लेना, ठीक है, अच्छे से। स्विफ्ट या प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट, स्लो या डिलेड आप कह सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहा है, रोल ओवर। रोल ओवर अभी हम पीछे पढ़ के आए आर्टिकल्स के अंदर, क्या मतलब होता है, द एक्सटेंशन और रिन्यूअल ऑफ द लोन डेट फाइनेंशियल एग्रीमेंट। जब आपने किसी को लोन देना और वो डेट आ जाए, फिर उसको क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, और उसके एक्सटेंड करने को क्या बोला जाता है, रोल ओवर बोला जाता है, एक्सटेंशन या रिन्यूअल। और उसके बाद उल्टा क्या बनेगा, एकदम से हमारे पास ऑपोजिट मीनिंग, रीपेमेंट कह सकते हैं या टर्मिनेशन आप इसको कह सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।